अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में देखना है कि ये किसने पेश किया और फिर इसकी डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे और साथ में कि इसकी जो कैलकुलेशंस है उनके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम केसी को फाइंड आउट करेंगे कि केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है। तो सबसे पहले जो है वो किसने पेश किया, वो गोल्डबर्ग और दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो देख लेना है और 1864 में पेश किया। फिर जो मेन चीज़ है वो इसकी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली हम एक रिएक्शन की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। जनरल रिएक्शन ए प्लस बी जो है वो क्या बना देता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी प्लस डी बना देता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर जनरल हम देख रहे हैं तो यहाँ पर रिएक्टेंट ये होंगे और प्रोडक्ट जो है वो ये होंगे, ऐसे ही है। तो अगर जनरल रिएक्शन देख रहे हैं तो ये रिएक्टेंट्स है और आगे वाले क्या है, प्रोडक्ट्स है। चलें जी, अब हमने देखना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली होता क्या है। आपने पीछे 10वीं क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है, तो वैसे ही आपने डेफिनेशन बनानी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो है उसकी जो रफ्तार होगी वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टेंट्स जो होंगे, क्या चीज़। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो ये है ए और बी। तो रिएक्टेंट की हमने क्या लेने हैं, एक्टिव मासेज लेने हैं। क्या लेने हैं, एक्टिव मासेज। तो कोई भी चीज़ अगर होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, तो उसके अगर हाइड्रोजन के गिर्द मैं क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो वो उसका एक्टिव मास बन जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन बन जाएगा, उसकी मिकदार बन जाएगी। तीनों एक ही चीज़ है, कंसंट्रेशन, एक्टिव मास या मिकदार, तीनों एक ही चीज़ होती है। तो हमने क्या किया है, उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी है, तो उसका एक्टिव मास कह देते हैं या कंसंट्रेशन कह देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो रिएक्टेंट्स है उनके एक्टिव मासेस दोनों के। ठीक है जी, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे तमाम की जो एक्टिव मासेस है और उनका आपस में क्या लेना है, प्रोडक्ट कर देना है, उनको ज़रब कर देना है। क्लियर है जी, कि जो रिएक्शन की जो रफ्तार होती है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो रिएक्टेंट्स है उस रिएक्शन के अंदर उनके हमने क्या लेने हैं, एक्टिव मासेस, उनकी मिकदार लेनी है और उनको आपस में क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। तो उसके वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझ में आएगी बात। अब यहां से हम जो है वो लॉ को आगे कैलकुलेशंस की मदद से हम देखते हैं। तो इससे आपने क्या कर लेनी है, डेफिनेशन बना लेनी है कि कैसे डेफिनेशन बना सकते हो आप। क्लियर है जी। तो हम कैलकुलेशंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है अब क्या आएगा, यहां पर जो है ए और बी, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दो होंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब फॉरवर्ड के अंदर जो है ये रिएक्टेंट्स होंगे और ये बना रहे होंगे प्रोडक्ट्स आगे की सिमत में। ठीक है जी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये रिएक्टेंट्स है तो रिएक्टेंट्स का एक्टिव मासेस और उनका आपस में क्या कर देना है, ज़रब कर देना है, प्रोडक्ट ले लेना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को RF भी लिख सकता हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, अब प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो कांस्टेंट लगाते हैं। अब कौन सा कांस्टेंट लगाना है, फॉरवर्ड वाला ही, KF, A और इनटू क्या आ जाएगा, B की कंसंट्रेशन या B का एक्टिव मास। क्लियर है। अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या आ जाएगी, रिवर्स रिएक्शन में। अब रिवर्स जो रिएक्शन है उसके अंदर ये चीज़ें आपस में रिएक्ट करके ये बना रही होगी, तो अब ये रिएक्टेंट्स है। ठीक है जी। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है C की कंसंट्रेशन और साथ में D की कंसंट्रेशन। ठीक है जी। मतलब ये जो है इनके जो एक्टिव मासेस है वो ले लिया और उनको आपस में ज़रब कर दिया। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है इक्वल होगा, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करके कांस्टेंट लगाना है। अब ये कांस्टेंट जो होगा वो कौन सा होगा, KR, रिवर्स वाला कांस्टेंट होगा, C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन। ठीक है जी। और फिर हमने कहा है कि एट इक्विलिब्रियम, किस चीज़ पर, एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। हमने पढ़ा था पहले।
ठीक है जी, क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्लियर है जी। हमने पीछे पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और रिवर्स रिएक्शन की जो रफ्तार है वो इक्वल हो जाती है। जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार इक्वल हो जाती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आर आर आ जाता है। तो आर एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिहाज से आर एफ जो है वो क्या है, के एफ ए की कंसंट्रेशन या ए का एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास, और आर आर जो है वो क्या है, के आर सी का एक्टिव मास और डी का एक्टिव मास। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है के एफ जो है इसके नीचे आ जाएगा और ये चीज़ इसके नीचे चली जाएगी। तो जब के आर इधर आएगा तो के एफ बटा के आर आ जाएगा। ठीक है जी। और ये चीज़ इसके नीचे जाएगी इसके सी डी के, तो सी डी और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, ए का एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास। अब ये जो के एफ ओवर के आर होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, के सी, और ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये जो सी डी है बेसिकली अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये प्रोडक्ट्स है और ये क्या है, रिएक्टेंट्स है। तो ऊपर जो है वो क्या आ जाएगी, बेसिकली प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। ठीक है जी। और नीचे क्या है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ऐसे ही ना, ऊपर क्या है, सी डी जो है वो क्या है, प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन आ गई या एक्टिव मास आ गया, और नीचे क्या है, रिएक्टेंट्स की एक्टिव मासेज या कंसंट्रेशन है। क्लियर हो जाएगी बात। तो एक तो है ये आम जो रिएक्शन हम देखते हैं, तो ये हो गया है। फिर उसके बाद हम जनरल रिएक्शन की मदद से भी इसको सेटिस्फाई करते हैं और उसके अंदर भी केसी निकालने की कोशिश करते हैं। तो जनरल रिएक्शन में क्या होता है, आमतौर पर जो रिएक्शन होते हैं उसके अंदर हम मोल्स भी लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर मोल्स ना लिखूं, 2 हाइड्रोजन के मोल और 2 वाटर के मोल्स अगर मैं यहाँ पर ना लिखूं तो हमें रिएक्शन का पता ही नहीं चलेगा कि कितने मोल्स हमने लिए हैं और किस तरह बन रहे हैं। जब भी रिएक्शन होता है तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक होता है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब होती है, जब हम क्या करते हैं, उसके साथ कोई स्पेसिफिक मोल्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्पेसिफिक मोल्स। जब मोल्स लगा रहे हैं तो वो फिर क्या बनता है, एक जनरल रिएक्शन बनता है, एक आम रिएक्शन बनता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो ए बी जो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं या जो सी डी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके साथ भी हमने क्या लगाने हैं, कोई स्पेसिफिक मोल लगाने हैं जिसकी मदद से हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं इसी तर्ज का, सेम टू सेम। तो उसके अंदर भी हम यही करेंगे। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है कि ए के मोल जो हमने लिए ए और बी के मोल हमने क्या ले लिए है, छोटा बी। ठीक है जी। और ये रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हो रहा है और सी जो है उसके छोटा सी मोल ले लिए है और साथ में जो डी है उसका मोल्स जो लिए हैं वो कितने लिए हैं, छोटा डी ले लिए हैं। क्लियर हो जाएगी बात। मोल्स भी कह सकते हैं या कोफिशिएंट्स भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने क्या ले लिया, उनके मोल्स ले लिए हैं। अब वैसे ही हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो हम बनाते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ को होगा, पहले क्या करते थे, अब यहाँ पर क्या था कि जो रिएक्टेंट्स थे उनके एक्टिव मासेस को प्रोडक्ट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर मोल्स जो हैं वो एक्टिव मासेस होगा उनके एक्सपोनेंट में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल ये एक्टिव मास है तो इसके अगर मोल्स 2 हैं तो इसके एक्सपोनेंट में, इसकी पावर में चले जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। तो ए जो है ये आ गया है रिएक्टेंट, उसका एक्टिव मास आ गया है, और बी का भी एक्टिव मास आ गया है, और इनके जो मोल है वो इनके एक्सपोनेंट में चले गए, इनकी पावर में चले गए हैं। क्लियर है जी। ए का जो मोल है वो उसकी एक्सपोनेंट में चला गया और बी का जो मोल है वो उसके पावर में चला गया है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा के एफ और ए की कंसंट्रेशन पावर ए और बी की कंसंट्रेशन पावर बी। एक्टिव मास भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। अगली जो आ जाएगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर रिवर्स में वापस हो रहा है तो मतलब ये रिएक्टेंट्स होंगे, तो सी का कंसंट्रेशन पावर सी
डी की कंसंट्रेशन या एक्टिव मास पावर डी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके कांस्टेंट, अब यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा आएगा, के आर, क्योंकि रिवर्स वाला है। ठीक है जी, तो सी का एक्टिव मास पावर सी, डी का एक्टिव मास पावर डी, तो एट इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किस चीज के इक्वल होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है, के एफ, ए का एक्टिव मास पावर ए, बी के एक्टिव मास पावर बी, और आर आर की वैल्यू क्या है, के आर, सी का एक्टिव मास पावर सी, डी का एक्टिव मास पावर डी। ठीक है जी, ये एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो के एफ, के आर को हम यहां पर ले आएंगे तो के एफ बटा के आर आ जाएगा। ठीक है जी, और ये वाली चीज जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो सी का एक्टिव मास पावर सी, डी का एक्टिव मास पावर डी, और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, ए का एक्टिव मास पावर ए और बी का एक्टिव मास पावर बी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये है हमारे पास, अब इसको हम के सी के इक्वल कर देते हैं। तो ये जो है जनरल रिएक्शन की मदद से हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को देख सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास, हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन को देखा है। एक तो हम आम रिएक्शन वगैरह की मदद से देख लेते हैं, जो हम लॉ को फॉलो करने के लिए, लॉ को प्रूफ करने के लिए हम करते हैं, और फिर हम एक जनरल रिएक्शन भी ले लेते हैं जिसके अंदर हम मोल्स के साथ हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, दोनों रिएक्शंस की मदद से केसी जो है उसके एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। आगे जो हम देखेंगे कि केसी जो है उसके यूनिट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आपके पास रिएक्शन आ जाए और कोई भी इक्वेशन आ जाए तो आपने उसके अंदर जो केसी है उसके यूनिट कैसे निकालने हैं, तो ये निकालना जो है मैं आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।